बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज सबसे पहले आपसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश से। पाकिस्तान टीम की तैयारी बांग्लादेश में जारी है। टीम वहां पर पहुंच चुकी थी और ट्रेनिंग सेशंस में टीम ज़रूर हिस्सा ले रही है। बहुत सारी नज़रें काफ़ी प्लेयर्स पर ज़रूर होंगी और हमने पहले भी आपको कहा था कि ये बहुत अहम मरला है पाकिस्तान के टेस्ट कैलेंडर के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं ये टेस्ट मैचेस। और इसके साथ साथ अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं और अपनी कंडीशंस में तो वैसे भी वो बहुत अच्छे हैं। हमें घर पर हरा कर चले गए थे, तो आई थिंक ज़रूर उनके पास इतना टैलेंट और स्किल लेवल मौजूद है। लेकिन कौमी टीम जो है वो भी एक नई मैनेजमेंट के अंडर अपनी ट्रेनिंग जारी रखे हुए है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया जा रहा है। ख़ास तौर पर बैटिंग और फील्डिंग ड्रिल्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ भी हुई टेस्ट स्क्वाड के अंदर, उनको भी आज तफसील से डिस्कस करेंगे। और फिर आई थिंक क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट का शेयर बड़ा कम होता है तो वहाँ पर हम कंसिस्टेंसी की इतनी बात करते भी हैं, तो वो कुछ लोग बार बार ये एतराज़ करते हैं कि जी उसमें कुछ ऐसे नाम नज़र आ जाते हैं जो शायद लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस कितनी हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन कितनी जस्टिफाई हो पाई है। अब भी कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लोग बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद आपसे ज़रूर बात करेंगे पाकिस्तान वुमेंस टीम की, जिन्होंने एक शानदार मुकाबले के बाद जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज़ के पहले मैच में शिकस्त देकर 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली और पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही हमारी वुमेंस टीम की। आई थिंक सदफ शम्स को डेफिनेटली क्रेडिट देना होगा। अनलकी ज़रूर रही, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली। उनकी और गुल फिरोज़ा की पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही। मैं पर्सनली आई थिंक मैं नाजिया से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने डाउन दी ऑर्डर खेली है। आई थिंक स्ट्राइक रेट की बात कर लें, शॉट सिलेक्शन की बात कर लें, तो बड़ा मोमेंटम मिला पाकिस्तान वुमेंस टीम को। और फिर जब बॉलिंग की बारी आई तो बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही और आई थिंक डेफिनेटली इस बारे में भी बात करेंगे। नाजिया अलवी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वो इस तरह की एक फायर पावर आपको चाहिए होती है डाउन दी ऑर्डर, एंड आई थिंक वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। सिद्रा अमीन फिर उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, वो भी थोड़ी सी अनलकी रही। मुझे लग रहा था शायद वो भी अपना 100 कर देंगी, लेकिन शॉट ऑन था, डेफिनेटली एक फुल टॉस था। तो इस तमाम मैच का हवाल भी आपको बताएंगे। और फिर ऑब्वियसली आप एक वर्ल्ड कप का साल देख रहे हैं जो कि ऑल्सो आप डिस्कस करेंगे कि वो फॉर्मेट तो ज़रूर तब्दील हो सकता है, लेकिन उसमें किन चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इस सीरीज़ से आप कितने प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं, ये भी आई थिंक एक टेक्निकल सवाल है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे बैनुल-अक़वामी इवेंट हॉर्स बैक आर्चरी का जो इवेंट था, वहाँ पर पाकिस्तान की असफा मरजान ने एक अहम एजाज़ हासिल कर लिया है। तो असफा को बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान का कौमी परचम उन्होंने इस इंटरनेशनल इवेंट में हॉर्स बैक आर्चरी में लहराया और बहुत ही शानदार उनकी कारकर्दगी रही। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। अब चीज़ों को तफसील में डिस्कस करेंगे, आपसे पैनल का तारुफ कराएंगे। पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और ICC हॉल ऑफ फेमर, मेकिंग अ कम बैक। बड़ा ही शानदार इनका एक स्टिंट रहा कमेंट्री में। पाकिस्तान सुपर लीग में भी आप इनकी आवाज़ सुनते रहे और अब वापस आ चुकी हैं अपनी टीम को ज्वाइन करने। सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बैक। थैंक यू। देखिए मुझे बीच में थोड़ी सी छुट्टी मिली थी तो मैं आ गई नहीं, थी। वो अच्छा किया मैं था अगले आपने दिन क्या वापस आ गई हूँ। वो जरूरी था। देखिए कप्तान के बगैर ना टीम डिसओरिएंटेड हो जाती है। कप्तान तो इधर आप हो। नहीं नहीं नहीं, हमारी कप्तान आप हैं और मैनेजर हमारे एक ही हैं, वो आपको पता नहीं चेंज होते। और मेंटोर भी फिर हमने बिठाए हैं। तो डेफिनेटली हमारा कोरम आज पूरा है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड ऑल्सो जॉइनिंग अस सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अब्दुल मोइश शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं शाह? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना मीर, डेफिनेटली आपसे बहुत सारी चीज़ों पर बात तो करनी है, लेकिन क्योंकि अभी आप हाल ही में PSL मुकम्मल करके वापस आई हैं तो ओवरऑल इम्पैक्ट मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि 11वां एडिशन था, बहुत सारी बात चलती रही, बड़े मुश्किल हालात में हुई। कितनी कामयाब रही इस साल की PSL? देखिए सबसे पहले तो कामयाबी यही थी कि बहुत खैर खैरियत से ठीक ठाक तरीके से PSL हो गया। बहुत सी शुरू में खदशात ऐसे थे कि अभी ना कराया जाए, बाद में करा दिया जाए, इस तरह की बातें हुई। दूसरी चीज़ थी नई फ्रेंचाइजेस का जो आना था वो बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ। मुल्तान बहुत आउटस्टैंडिंग खेला, वो अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेटर में बाहर हुए। और उसके बाद हैदराबाद की तो स्टोरी एक अनबिलीवेबल फेरी टेल थी। अगर एक स्टेप और आगे निकलते तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता, पर पेशावर डिजर्विंग विनर था जिस तरह उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला। एक पिंडीज़ की डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर थी जिस तरह की उनकी टीम रही। बाकी उसके अलावा जो मुझे सबसे खुशाइन बात ये लगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी प्लेयर्स के लिए भी, कोचेस के लिए भी, क्योंकि जब आप 8 टीमों की तरफ जाते हैं तो आपका जो ऐसे प्लेयर्स जो ज़्यादातर बेंच पे बैठे रहते थे उनको भी मौका मिला 11 में खेलने का। खाली ये नहीं कि वो टीम्स का हिस्सा थे। अगर आपको याद हो इमर्जिंग प्लेयर्स
अक्सर एक आध मतलब 1-2-4 मैच के बाद दूसरा इमर्जिंग को खिला दिया जाता था। तो इस दफ़ा इमर्जिंग की क्वालिटी हमें बहुत अच्छी नज़र आई, प्लेयर्स भी अच्छे आए हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेहतर जगह पर भी मिली क्योंकि ज़रा बैटर्स भी डिवाइड हो गए, बॉलर्स भी डिवाइड हो गए। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ हुई है और आगे आने वाले अरसे में हमें और भी इस तरह के लोग नज़र आएंगे कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इमरान रंधावा बड़े अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, पर उनको वो ऑलराउंडर वाला स्पेस मिला नहीं करता था, तो उनको इस दफ़ा उस जगह पर मौका मिला। तो इस तरह बहुत से और प्लेयर्स जिनको पहले मौका नहीं मिलता था, तो आई थिंक उस लिहाज से भी बड़ा अच्छा था। और फिर फाइनल जैम पैक, बिल्कुल ही सोल्ड आउट स्टेडियम था। क्या एटमॉस्फेयर, 32,000 से ज़्यादा लोग, आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिकेट के लिए इकट्ठे हुए। बिल्कुल, मैं तो क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इधर से ही पीटीवी से की थी, तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं देखा कि क्राउड कितना ज़्यादा था, क्योंकि नए जब से स्टेडियम बना है इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हुई है। तो मैंने तो अपने लाइफ में सबसे बड़े क्राउड्स में से एक देखा है लाहौर के अंदर, तो आई थिंक बड़ा मज़ा आया देखने का। और अच्छी चीज़ ये भी थी कि काफ़ी हमें इनिशियली तो यही था कि पेशावर ज़ल्मी से ही पूरा क्राउड भरा होगा, लेकिन हैदराबाद की भी अच्छी नंबर ऑफ सपोर्ट थी। ऑब्वियसली पेशावर की बहुत ज़्यादा थी, बाबर की बहुत ज़्यादा थी, बट उसके अलावा हैदराबाद की भी सपोर्ट अच्छी थी। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई। कराची से लोग फ्लाई इन किए, बाहर ममालिक से लोग फ्लाई इन किए, लाहौर से फैमिलीज गई मैच देखने। तो यही आप चाहते हैं कि आप सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिले। एंड क्रेडिट टू लाहौर, उनकी अपनी टीम नहीं भी पहुंची लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट किया तमाम। बिल्कुल, आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है। कराची का भी वो एक ही मैच क्राउड के साथ हुआ, वो भी फुल, बहुत ज़बरदस्त क्राउड था उस दिन भी। और फिर उसके बाद लाहौर में भी फाइनल में बहुत अच्छा क्राउड था। वो डेफिनेटली, एंड आई थिंक इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट। सॉरी, एक चीज़ कहे बगैर नहीं जा सकती, आई थिंक जितना ज़बरदस्त का काम ग्राउंड्समैन ने किया, जो ग्राउंड स्टाफ था, जितने मैचेस बैक टू बैक, जिस गर्मी में उन्होंने जिस तरह की क्वालिटी ऑफ पिचेस बनाई हैं कि बाउंस आपका बरकरार रहा और इतने ज़बरदस्त मैचेस हुए, तो आई थिंक सबसे बड़े स्टार्स इस पूरे पीएसएल के हमारे ग्राउंड। कल भी मोई शाह साहब और मैंने यही गुफ्तगू की कि मोई शाह साहब ने भी कहा कि बैक टू बैक डेली नई पिच बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है और ग्राउंड स्टाफ को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। मतलब फाइनल तक तो ये नौबत आ गई थी कि रात को बेचारे पिच पर सो रहे थे कि कवर्स ना उड़ जाएं। तो मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की गई और आई थिंक इजी भी नहीं था सना। अगर आप 4 वेन्यूज़ को 2 में करना चाह रहे हैं तो इट लॉजिस्टिकली भी बहुत इंपॉसिबल, बहुत मुश्किल था। देखें, उसको पिच को तैयार करना, फिर बीच में बारिशें, बिल्कुल ऐसी इस तरह की बारिशें भी हुई। लाहौर में कुछ स्पेल ऐसा था पहले दूसरे वीक के अंदर कि जिसमें इतनी बारिश हो रही थी कि आपको फ़ौरन उसको भी वापस करना था। तो हर तरह की एक्सट्रीम वेदर को भी इसी एक्सट्रीम स्केड्यूल के अंदर मैनेज किया। तो आई थिंक बहुत मेहनत की ग्राउंड स्टाफ ने और बहुत ज़बरदस्त काम किया। डेफिनेटली। खैर, ये तो हो गया पीएसएल का हवाल और ये जानना ज़रूरी था क्योंकि कप्तान वहाँ पर कमेंट्री के फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम दे रही थी, लेकिन साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट के ऊपर भी फोकस आपका लेकर आना है। मोई शाह साहब, बांग्लादेश से क्या खबरें हैं? क्योंकि रिलेटिवली न्यू मैनेजमेंट है, काफ़ी चेहरे तो वही हैं, कप्तानी भी वही है तकरीबन, लेकिन काफ़ी प्लेयर्स को कीनली देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर अभी बाबर आजम का एक पीस डिजिटल मीडिया पर चल रहा था कि रात को 2 बजे तक जो है वो सेलिब्रेशन चलती रही, फिर वो 9 बजे की फ़्लाइट से बांग्लादेश पहुंचे, फिर पहुंचते ही रात को ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो ये भी एक बड़ा आर्ट होता है कि आपने T20 मोड से एकदम टेस्ट क्रिकेट में कैसे अपने आप को, देखिए वाइंड अप कर रहे हैं आप पीएसएल को, तो थोड़ा एक दो चीज़ पीएसएल के मुताल्लिक अगर बात कर लूँ, पिंडी के क्राउड ने और पिंडी की स्टेडियम ने बड़ा मिस किया पीएसएल को। देखिए यहाँ पे जो क्राउड का एंथुजियाज्म होता है ना, मैं शायद पूरे पाकिस्तान में हर जगह आपने खेला होगा, हर जगह देखा होगा, कोई टीवी पे देखा होगा, खुद जाके देखा होगा, लेकिन जो पिंडी का एटमॉस्फेयर होता है ना, शायद उसको मैच कोई ना कर सके। और मैं ये फील करता हूँ कि अगर नेक्स्ट पीएसएल जो 12 होगा उसमें पिंडी को अब हक बनता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस दिए जाएं और क्राउड को अलाउ करके फुल जो एक कैपेसिटी क्राउड है, थोड़ा सा अगर उस वक्त तक थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी और इनहेंस हो सकती है पिंडी स्टेडियम की, रावलपिंडी स्टेडियम की, तो ज़रूर की जाए। क्योंकि हमने ना सिर्फ इस्लामाबाद की जो लोकल अब टीमें भी एक नहीं है ना, लोकल टीमें भी 2 हो गई हैं, तो वो मेरा हक अब पिंडी का बहुत ज्यादा बनता है। अच्छा, मिस तो किया लेकिन परफॉर्मेंस देख के तो उन्होंने शुक्र ही अदा किया कि चले इस्लामाबाद की थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस। अच्छा, ये जो आप अगले साल की बात करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद क्योंकि हमारा भी स्टेडियम बन रहा है तो वो इस्लामाबाद के स्टेडियम की बातें चलती हैं, टाइम लगेगी, 2-3 साल लग जाएंगे। इतना इजी नहीं होता स्टेडियम बना के उसमें मैच कराना, 2-3 साल लग जाएंगे, 2-3 पीएसएल्स और गुजर जाएंगी तो फिर इस्लामाबाद में होम ग्राउंड में फिर शायद हमें हमारी टीम नजर आ जाए। बिल्कुल, वो बात ठीक है आपकी। आप बात की टेस्ट क्रिकेट की, तो देखें बड़ा इतना आसान नहीं होता कि आप T20 फॉर्मेट खेलें और फौरन आप अगले हफ्ते आप टेस्ट में ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत सीरियस क्रिकेट खेलनी पड़े, जहां आपको ठहरना पड़े विकेट पे, जहां आपको पूरा दिन गुजारना पड़े,
जहाँ आपको सेशन टू सेशन देखना पड़े कि किस तरह बैटिंग होती है। हमारे थोड़ा यही समझें कि कुछ प्लेयर ऐसे ज़रूर होंगे कि उनको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जिसमें बाबर आजम भी शामिल है। बाबर आजम की जिस तरह फार्म लगी हुई है, अगर वो सही खड़े होकर खेले, ज़्यादा टाइम उन्होंने गुजारा, तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इस फार्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली टोटल अगर आप देखें तो बांग्लादेश की विकेट्स जो है, आज भी मैं टेम्परेचर वगैरह देख रहा था बांग्लादेश का अराउंड 30, कोई इतना मेरा ख्याल है प्लेयर्स के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा उस दिन का जो टेस्ट मैच है उसको खेलने में, व्हेन इट कम्स टू वेदर। लेकिन वहाँ पे आपको पता है स्पिन को थोड़ा ज़्यादा फेवर मिलती है, स्पिनर ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। पाकिस्तान के पास साजिद हो गए, नुमान हो गए, इब्रार हो गए, पाकिस्तान के पास अच्छा एक स्पिन का, मैं कहता हूँ कि एक उसके उनके पास अच्छी स्पिनर्स हैं और वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो जो बांग्लादेश की टीम है वो कोई इजी अपोनेंट्स नहीं है। उन्होंने प्रूव यहाँ के किया, यहाँ हमें उन्होंने आके सीरीज हमसे जीती, तो उन्होंने प्रूव किया कि हम बल्कि अपनी ग्राउंड्स पे नहीं, हम अवे सीरीज भी जाके हम जीत सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। लेकिन अब देखने वाली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किस तरह टीम एडजस्ट करती है, किस तरह हमारी बैटिंग लाइन एडजस्ट करती है, किस तरह इमाम शान ये सारे किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं, कितना उनको एक मतलब अगर थोड़ा बहुत स्पिन फ्रेंडली विकेट हो तो उस पर किस तरह टाइम गुजारते हैं, कितना स्कोर करते हैं और किस तरह, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज़रूर एडवांटेज है। देखिए होम टीम को हमेशा एडवांटेज होता है, वो क्राउड का एडवांटेज के या उन पिचेस का एडवांटेज के जिन पे वो दिन रात खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। तो शुरू का मैं कहता हूँ कि पहला टेस्ट जो 8 से शुरू हो रहा है उसमें एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कितनी जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान के तजर्बाकार सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कितनी जल्दी अपने आप को उसमें डालते हैं, कितनी जल्दी उस फॉर्मेट में पीएसएल से अपने आप को चेंज करके उस फॉर्मेट में डालते हैं। जो खेले हैं पीएसएल उनकी बात कर रहा हूँ, ये देखने वाली सारी बात है और होपफुली आपको अच्छा कंटेस्ट नजर आएगा, ये मैं फील कर। बिल्कुल ऐसी ही, और दुनिया में बड़ी कम टीम्स ऐसी हैं जो आपको टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेल पाती हैं। आई थिंक बांग्लादेशी बैटर्स को भी वो क्रेडिट जरूर जाता है क्योंकि द वे देव बिन परफॉर्मिंग, और हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा एक सक्सेसफुल उनकी कैंपेन जरूर रही है। बट वैसे आई थिंक आपका जो असल इम्तिहान शायद हो सकता है बांग्लादेश के अंदर, वो आपके फास्ट बॉलर्स का फिर से होगा। आप नया बॉल कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आई थिंक बांग्लादेश की जो टीम अनाउंस हुई है उनके बैटर्स के पास वो स्किल मौजूद है कि वो उस टेम्परामेंट से बारी कर सकते हैं। यार अभी जो अगर रिकॉर्ड उनका देखें बांग्लादेश का, तो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेली है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है। वैसे एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा उन्होंने कोई बड़े मैचेस टेस्ट क्रिकेट की बात करूँ ज़्यादा खेले नहीं है। वनडे के अंदर ज़रूर मुश्किलात दी उन्होंने, दूसरी टीम को ऑस्ट्रेलिया तक को शिकस्त दी हुई है। अभी T20 में शायद न्यूजीलैंड को भी उन्होंने शिकस्त दी है। उधर सीरीज़ में तो आसान इतना है नहीं हरीफ बांग्लादेश के अंदर जब खेलता है। मैं नेट प्रैक्टिस भी उनकी देख रहा था, उन्होंने स्पिन बॉलिंग मशीन भी रखी हुई है, पर सबसे बेस्ट मुश्ताक अहमद उनके पास मौजूद हैं। तो वो जो एक्सप्लॉइट होता है ना अपनी बैटिंग ऑर्डर को, उनको पता होगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। थोड़ा सा स्क्वाड को लेकर डेफिनेटली आप बैकअप तो करते हो स्क्वाड को, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ उसकी थी रोहिल नज़ीर को ड्रॉप करना। बेचारा बार बार ड्रॉप होता ही रहता है कि स्क्वाड के अंदर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जो फाइनल स्क्वाड उस तक वो जा नहीं सकता। उसके बाद अगर आप बात करें इमाम की बात करें, उनको एकदम हमने गायब कर दिया। इसलिए हम बात करते हैं ना कि जब आपके बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका सर्कल में रहना बहुत जरूरी होता है। देखिए हम फिर बड़ा क्रिटिकल हो जाते हैं। आपने रोहिल का सब्जेक्ट छेड़ दिया। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रेड बॉल फॉर्मेट के डोमेस्टिक में तो वो जरूर बेस्ट विकेट कीपर्स में से एक आते हैं, लेकिन गाजी गौरी को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट व्हाइट बॉल में चल रही थी, अब वो रेड बॉल में भी देखो गाजी गौरी का अगर मैं एवरेज की बात करूं उसकी लगभग 45-46 तो है। अगर रोहिल नज़ीर का उसके साथ कंपेयर करूं एक्सपोजर का, तो रोहिल के पास एक्सपोजर बहुत अच्छा है। मैं आज भी फील करता हूं कि रोहिल नज़ीर इज़ नॉट बेस्ट क्रिकेटर फॉर द T20, लेकिन फॉर टेस्ट क्रिकेट ही इज़ वेरी गुड। उसने परफॉर्म किया, डोमेस्टिक की बात करो, पाकिस्तान शाइन्स की बात करो, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैंने कहा ना कि आई डोंट नो व्हाट्स द सिनेरियो की जिसकी वजह से उसको चांस नहीं मिला गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो आपने राइटली पॉइंट किया, आपके जो स्पिनर्स हैं उनके ऊपर तो दारोमदार होगा। लेकिन शाहीन की बात आप कर लें क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा नजरें हैं। सरफराज अहमद ऐसा कोच, फर्स्ट टाइम उनका एक एक्सपोजर है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है। मैं फिर ये बात कहूँगा कि जो अंडर 19 की भी मैंने कहा था कि खुदा न खास्ता अगर आपका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत अरसा हो गया 4-5 टेस्ट मैच सीरीज तो नहीं खेली, हमारे कैलेंडर में होती नहीं, सिर्फ 2 या 3 टेस्ट मैचेस होते हैं, हद मारो कभी आपको 3 नजर आते हैं। जो भी रिजल्ट होता है अगर आपने इन्हीं कोचिंग स्टाफ को रखना है तो एटलीस्ट 2 साल फिर रहने दें इस कोचिंग स्टाफ को।
मसला क्या आता है कि खुदा न खास्ता अगर हम 2 टेस्ट मैचेस हार जाते हैं, जो कि नहीं होने वाला इंशाल्लाह, लेकिन अगर होता है तो एकदम वो एक झाड़ू फेरने वाली बात होती है, वो अचानक आ जाती है, जी इसको चेंज कर दो, उसको चेंज कर दो। अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट मैच का जो कप्तान है खास करके उसको थोड़ा सा एक लॉन्ग अच्छा, दुख की बात ये जरूर है कि इस सीरीज से भी पहले बहुत सारे लोगों ने अपने अंदाजे लगा लिए थे कि शान मसूद भी तब्दील होने लगे हैं। हाँ, देखें शान का अगर आपको याद हो, मैं खुद भी जब हम लोग T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया में था लगभग, आपको याद हो योर बेस्ट स्कोरर, उसने जो स्कोर वहां पर किया था। अगर रिसेंटली भी आप बात करें, कप्तान खुद PSL कमेंट्री में मौजूद थी यार, चौथे नंबर पे वैसे उसकी वो एक नेचुरल पोजीशन नहीं है, हमेशा उसने आके UBL के लिए ओपन किया है, वन डाउन पे आया, आउट ऑफ स्किन खेले, जिस पोजीशन पे उसने आके बैटिंग की है और एवरेज को मेंटेन करके रखा है, दैट स्पीक्स के डोमेस्टिक क्रिकेट का आपका एक्सपीरियंस कितना है। काउंटी सर्किट में कप्तान भी है, और आपके पास जो लिस्ट है उसमें शायद वो प्रोबेबल भी है कप्तानी के लिए, मेरे पास जो लिस्ट है शायद उसमें भी है, तो हम दोनों की लिस्ट तो मुख्तलिफ है, लेकिन शायद एक नाम उसमें मेरे पास कोई लिस्ट नहीं। अब ऐसे तो ना करें, अब कल तक बात कर रहे थे हम, मैं नहीं, वो सोशल मीडिया पे लिस्ट चल 4-5 नामों में तो 4-5 नाम आपके सोशल मीडिया पे वो लिस्ट चल रही थी T20 कप्तान को भी लेके। लेकिन फॉर मी, मैंने फिर कहा कि ही इज वन ऑफ एक्सेप्शनल क्रिकेटर्स। जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए, एक अच्छी बात है कि आपके ज्यादातर लड़के जो टेस्ट स्क्वाड के अंदर इस वक्त मौजूद आए कि T20 से जा रहे हैं, लेकिन सब ने फॉर्म रीगेन की है। चाहे बाबर की बात करें, नेट्स में उनकी शॉट्स देखें तो पता लगता है वो जो कॉन्फिडेंस वो कैरी करें। लेकिन जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग होने वाला है वो 2 चीज़ें हैं। पिछले भी जो ये T20 रिसेंटली खत्म हुआ है, शरीफुल इस्लाम वाज वेरी लीथल इन दैट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है। उसके बाद नहीद राना, क्योंकि आई नो कि वो कंडीशन ज़्यादा सूट नहीं पेसर्स को करती हैं, लेकिन नहीद राना का जो एक एक्स फैक्टर है, जो उनको हाइट का एक फैक्टर मिलता है और ख़ास करके शॉर्ट पिच का, तो वो जो कॉन्टेस्ट है बिटवीन पाकिस्तानी बैट्समैन वर्सेस नहीद राना, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हुए हैं, उनको वीक पॉइंट्स का पता है, तो उसको किस तरीके से पाकिस्तान कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन फिर रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, खुदारा अगर आप चाहते हैं कि एक सैम्पल साइज बड़ा किसी भी प्लेयर का हो, चाहे गाजी गोरी जो भी है, आपको 4-5 टेस्ट मैच की सीरीज रखनी चाहिए। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में आप कभी भी किसी का सैम्पल साइज नहीं निकाल सकते। ये खत्म होगी, कहानी खत्म। फिर आपने वनडे की तैयारी, वो जो ऑस्ट्रेलिया टीम ने आ जानी उसकी आपने कर लेनी है। तो अगर आप चाहते हैं अगर एक सैम्पल साइज, तो एटलीस्ट आपको 4-5 मैच तो चाहिए किसी को देने के लिए, तब जाके आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सना, आपका ओवरऑल सिलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? शायद ही कोई सिलेक्शन पाकिस्तान में होगी जिस पे बात नहीं होती, लेकिन एवरीबडी इज डिबेटिंग। कामरान गुलाम का नाम लोग दोबारा ले रहे थे। एक बड़ा पॉजिटिव साइन था कि मोहम्मद अब्बास की वापसी होगी। अमाद बट और गाजी गौरी की सिलेक्शन पे लोगों के कुछ एतराज़ात ज़रूर हैं। इमाम आई थिंक डिजर्व्ड इट, और हम तो वनडे में भी कहते हैं कि शायद वो डिजर्व करते हैं। तो कैसे देख रही हैं सिलेक्शन को? देखिए, मेरी थोड़ी सी बात शान मसूद से भी इस दफ़ा हुई जब वहाँ पे थे, और पहले तो मैं यही कहूँगी कि आई थिंक बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। नंबर 4 पे जैसे नेचुरल पोजीशन नहीं है उनकी, एज एन ओपनर खेलते रहे पहले, लेकिन जिस सेल्फलेस तरीके से उन्होंने जो स्ट्राइक रेट मेंटेन किया और जो जिस जगह पे जैसी ज़रूरत थी वैसी क्रिकेट खेली, तो बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो मेरी उनसे भी बात हुई वहाँ पर, और आपको समझ आती है कि बहुत चैलेंजेस होते हैं। हम इधर से बैठ के ऑब्वियसली हम सारा एनालाइज तो करते पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे लास्ट आपको पता है कायद आज़म ट्रॉफी को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया, आप जब लोगर फॉर्मेट खेलते हैं, अब वहाँ से लेके अब तक एक प्लेयर की फॉर्म में कितना कोई डिप आया है, कितना ऊपर हुआ है, हमारे पास क्या है असेस करने के लिए। तो जो तो T20 खेल रहे हैं, जो दूसरे फॉर्मेट्स हमारी नज़रों के सामने, उनका पता है अच्छा इसकी फॉर्म लगी हुई है, इसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। लेकिन जो हमारे लॉन्गर फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स हैं वो इस तरह से स्केड्यूल भी होते हैं कि बहुत लंबे लंबे गैप आ जाते हैं बिफोर देम एंड द नेक्स्ट टेस्ट मैच। तो एक प्लेयर जो कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहा होता है, अगले 2-4 टूर्नामेंट्स बाद उसकी शायद फॉर्म ऊपर है या नीचे, हम में से किसी को नहीं पता। तो आई थिंक ये भी एक काफ़ी सिलेक्शन में मेरे ख्याल से जो सिलेक्टर्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, जो हम एनालाइज करते हैं हमारे लिए भी प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि हम कहाँ से उस चीज़ को आपस में मुकाबला कर सकते हैं कि एक बंदे की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है और एक की इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस है, तो उसको आप कैसे मैच करें। बस मेरी तो यही बात है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। रोहेल नज़ीर की जैसे बात हुई कि वाकई बड़े अरसे से वो मेहनत कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी ज़रूर होनी चाहिए। जो बार बार हम मैच दिए बगैर जब आप स्क्वाड से बाहर होते हैं, तो आई थिंक वो बड़ा मुश्किल होता है किसी प्लेयर के लिए कि भाई मुझे तो मौका ही नहीं मिला। तो आई थिंक वो चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए सिलेक्शन को। और फास्ट बॉलर्स जो हैं, इवन दो कि बांग्लादेश हमेशा स्पिन ट्रैक्स के लिए मशहूर रहा है, पर उन्होंने अब पिचेस बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कर दी हैं और उनके 150-145 के ऊपर करने वाले 2 से 3 बॉलर्स आ गए हैं उनके पास, या चौथा भी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि वो फास्ट बॉलर्स से अटैक आपको ज़रूर करेंगे। एक तो वो उनके पास ऑप्शन मौजूद है, दूसरा आपके टॉप 6 में तकरीबन 4 लेफ्ट हैंडर्स मौजूद हैं, तो उनके पास ऑफ स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो वो भी एक कॉन्टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो पाकिस्तान को बहुत जल्दी एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे शाजी ने भी बात की है, वैसे ने भी बात की कि आप एक तो T20 फॉर्मेट खेलते हुए बहुत से बैटर्स वहाँ जा रहे हैं जो उसमें
जाएंगे खेलने, तो वो एक एडजस्टमेंट बड़ी जल्दी आपको वहाँ पे करनी होगी। अच्छा, एक और नाम जो सिलेक्शन में लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ, वो आसिफ आफरीदी का है कि आप मतलब मैच खिलाते हैं उसके बाद एकदम से ही आप रिवर्स पे चले जाते हैं, मैच भी जिता देते हैं 5-6 विकेट्स लेके, तो और वो बाहर हो जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आपको कंटिन्यूटी ज़रूर करनी है, इस तरह बड़ा मुश्किल होता है मेरे ख्याल से कप्तान के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, जो प्लेयर ड्रॉप हो रहा है उसके लिए भी, और एक अनड्यू प्रेशर उस प्लेयर पे भी आ जाता है जिसको आप सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी आउट ऑफ द ब्लू आता है, उसको भी पता है परफॉर्म भी करना है, पर ज़्यादा कर गया तो ये ना मैं अगली दफ़ा ड्रॉप हो जाऊँ, तो वो भी मुश्किल। तो क्या बराबर कम परफॉर्म करें, क्या करें, वो बड़ा क्रिटिकल हो गया है। मुश्किल है। मोशा साहब को खबर है किधर है वो? 6 for 79 लिया ना वो हैं किधर, मतलब ये वो एक इनिंग में 6 विकेट्स लेना कोई इजी काम नहीं है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। 4 ले लेते, 4 लेते, कम लेते तो मेरा ख्याल है शायद चले जाते हैं बांग्लादेश। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान ने कुछ यंगस्टर इंक्लूड किए हैं। देखें, अब्दुल्ला फाजल, अजान अवैस इंक्लूड किया है, गाजी गौरी का तो उन्होंने नाम ले लिया। अब इनको देखना है कि इनका क्या टेम्परामेंट वो टेस्ट वाला है या नहीं है, खासकर अब्दुल्ला फाजल का, क्योंकि वो यहाँ से T20 फॉर्मेट खेल के गए हैं। अजान अवैस तो चलें अच्छा एक आपका टैलेंट है जो कि आपको टेस्ट क्रिकेट में काम आ सकता है, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट, 4 डे की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ भी वो खेले और उनकी तैयारी भी सारी टेस्ट क्रिकेट की है। मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर एक न एक यंगस्टर को, खासकर अजान अवैस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह उनका थोड़ा रिसेंट पास्ट इन लॉन्गर फॉर्मेट रहा है, ज़रूर उनको चांस देना चाहिए और इस टेस्ट में कम से कम उनको आजमाना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा लेग कर रहे हैं जी व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, कि टेस्ट क्रिकेट में लंबी इनिंग खेलने वाला हमारे पास बैट्समैन नहीं है। अगर बाबर आजम की वो मतलब है कि फार्म नहीं लगी हुई, या बाबर आजम का वो जो अब तो माशाल्लाह फार्म है, लेकिन जो पहले का एक थोड़ा बीच में गैप आया, उसमें कोई ऐसा बैट्समैन हमारा नहीं था कि जो कम से कम स्टे तो करे ना। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्टेइंग एट द विकेट फॉर कपल ऑफ 3 सेशंस। अगर वो आप स्टार्ट कर लेते हैं, वो आप स्टे करते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और फिर टीम को भी फायदा होता है। मोशा साहब, 2 नाम मैं चाहूँ, आप क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी कवर करते हैं, अगर मैं इस सीजन की बात करूं तो साद बेग जो थे बहुत अच्छे परफॉर्म, टॉप स्कोरर रहे इस सीजन, जो जी वो बिल्कुल थे। अब इसमें एक और नाम है जिनको मैं कंसिस्टेंटली पिछले 1-2 सीजन से देख रहा हूं, अली उस्मान, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और बड़े अच्छे बैटर, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक वो अभी भी हाईएस्ट विकेट है, कैंप में भी बुलाया गया, 48 विकेटें उन्होंने ली, लेकिन वो मैं वही कह रहा हूँ, आसिफ आफरीदी को आपने करा दिया, डेब्यू गायब कर दिया, तो शायद ये मौका था कि अली उस्मान जैसे यंग टैलेंटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी आप देख लें। अली उस्मान ने देखे ना टीवी के लिए भी बड़ा, पीटीवी के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर और बड़ा ज़बरदस्त उसमें किया, लेकिन यही टाइम मेरा ख्याल है यही मौका होता है। आप ऐसे बॉलर को अगर उनके पास वैरायटी भी बड़ी है और बड़ा कूल हेडेड है वो, मतलब अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन को खिलाना जानते हैं, बैट्समैन को फंसा के विकेट उनकी लेना जानते हैं। ये काम अगर एक अच्छे स्पिनर में है तो वो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है, और विद द टाइम इनमें ये एबिलिटी भी नज़र आती है कि और ज़्यादा भी अच्छे हो सकते हैं। तो अब नुमान अगर कंपैरिजन करें तो फिर नुमान आप सामने है, लेकिन उनकी अब एज वो नहीं रही। आपको एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको चाहिए, क्योंकि खासकर टेस्ट क्रिकेट की जब बात आती है और विकेट्स की जब बात आती है कि जहां स्पिनर को थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है, तो वहां पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को थोड़ी उसके पास वैरायटी होती है और वो फ्लाइट देता है, खिलाता है बैट्समैन को, उसको विकेट लेना आता है। तो ये सारी अली उस्मान की आपने बात की, उनमें ये सब कुछ है, ये सारा उनके पास एबिलिटीज़ हैं, लेकिन बात वही है कि आप एक्सपोजर जितना जल्दी दे देंगे। 192 विकेटें ले, जी उनका खासकर ये सीजन तो आउटस्टैंडिंग रहा है ना, ये वाला सीजन तो सबके सामने है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि अगर आप देखिए एक अच्छे परफॉर्मर को मौका नहीं देंगे और ऐसे टॉप विकेट टेकर को मौका नहीं देंगे, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का एक जो इम्पैक्ट है वो जाया हो जाता है। और आपने भी हमेशा बात की कि दुनिया में शायद कैंप्स का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया नहीं, कैंप तो हम इसी बात पे उनको पूरा कर देते हैं कि जी अली उस्मान को कैंप में बुला लिया तो बस ठीक है, इतने जी नहीं, आपने आगे इंग्लैंड जाना है। देखें, पाकिस्तान ने आगे बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज खेलनी है इंग्लैंड में जाके, वहाँ मुझे नहीं लगता कि साजिद खान या नुमान जैसे बॉलर वहाँ कामयाब होंगे, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। इस तरह का बॉलर वहाँ पे इतना ज़्यादा कामयाब इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन ये अली उस्मान की जब मैंने थोड़ा सा इनको जो देखा है, मुझे लगता है कि ये अगर वहाँ पे जाके बॉलिंग करेंगे, खास कर इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग करेंगे, तो ये एक तो नया एलिमेंट है,
इन पे ज़्यादा इतना वर्क नहीं हुआ तो, और दूसरा इनको विकेट्स लेनी आती हैं, तो ये इफेक्टिव हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए काम आ सकते हैं। अब यही चीज़ होती है सिलेक्टर को सोचना, मैनेजमेंट को सोचना, और जो थिंक टैंक है जो सारी आपके फ्यूचर बनाते हैं वो सोचना। क्योंकि देखिए हम वी वर नोवेयर, अब टेस्ट क्रिकेट की जब बात आती है, जब टेस्ट क्रिकेट का फाइनल खेलने आता है, हम ऊपर के हाफ में नहीं होते। तो वो हम इस दफ़ा वो चीज़ भी हमने तोड़नी है कि कम से कम हम इतने पॉइंट्स ले लें कि हम 27 में जाके इस काबिल हों कि कम से कम 1-2 सीरीज रहने की बात आए, तो उसके बाद हम एफर्ट करके कहीं फाइनल के लिए कोई अपनी जगह बना सके, हम भी खेलें फाइनल। पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, लेकिन ये रिसेंट टाइम में जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंट्रोड्यूस हुआ है, हम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। तो उसको भी हमने एक जो है ना उसको भी तोड़ना है, उस मिथ को भी तोड़ना है, और जाके हमने फाइनल खेलना है, या इस काबिल हो जाना है कि फाइनल के लिए कम से कम हम वो उसमें नजर आए कि जी फाइनल में पाकिस्तान भी आ सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, तो अपने आप सोर्सेज अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे तो फिर सारा ये काम होगा। बिल्कुल। और अब तो आईसीसी के हलकों में भी वो 2 डिविजन्स की बातें चलना शुरू हो गई हैं, तो आई थिंक आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप वो टॉप 5 में कहाँ रैंक करते हैं। और मोहित साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आई थिंक आपका एम ये सिर्फ नहीं होना हमने साल का टेस्ट क्रिकेट का कैलेंडर पूरा करना है, बल्कि फाइनल के लिए क्वालिफाई आपको करना चाहिए। बट अवैस आपका क्योंकि ये कंसर्न हमेशा रहता है कि फौरन ना खिलाया जाए। अब अगर मैं क्योंकि अली उस्मानी में बात करूं तो 192 विकेटें और 53 फर्स्ट क्लास मैचेस एक बहुत अच्छा सैंपल साइज है। और आपकी टीम में ऑब्वियसली आप जगह भी कह सकते हैं, नो डाउट नुमान अली बहुत एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है, बट आपने किसी को रेडी भी करना है उसको चेंज करने के लिए। तो आई थिंक ये बेहतरीन मौका था कि इन 2 टेस्ट मैचेस में, और जैसा मैंने कहा कि हम शायद इसी पे खुश हैं कि प्लेयर को पाकिस्तान के कैंप तक बुला लिया, तो बस उसकी परफॉर्मेंस को हमने क्रेडिट दे दिया। सिर्फ यार आप अली उस्मान की बात करें, एक लड़का है नियाज, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, आई गेस स्वात से उसका ताल्लुक है, पाकिस्तान शाहीन्स भी खेला है, पाकिस्तान के कैंप में भी था और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ है विद एन गुड एवरेज, लेकिन अनफॉर्चुनेट टीम में नहीं आता। आप बात करें ना कि एक नए लड़के को निकाल के इस सीरीज में, मैं सिर्फ इस हक में होता हूँ कि अगर आपने खिलाना है तो आप अपनी होम कंडीशंस में खिलाते हो, क्योंकि वो सूट करती हैं, यहाँ पर वो खेलते हुए आए हैं। अगर आपका प्लान है उसको साथ लेके जाने का, उस डग आउट की जो एक एटमॉस्फेयर के अंदर आप रखते हो, वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप इन प्लेयर्स की बात करें, मैं क्रेडिट अवे नहीं ले रहा, ठीक है पीएसएल एक डिफरेंट फॉर्मेट है, इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर डिफरेंट होता है। आई गेस बाबर ने 4थे नंबर पर टेस्ट के अंदर बैटिंग करनी होती है। अगर आप बाबर की बात करें, रिजवान की बात करें, शाहीन की बात करें, 3 आपके मेन प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर सबकी नजरें होंगी परफॉर्म कैसे करते हैं। फास्ट बॉलर्स पे आ जाऊं, शाहीन आपको ऑफ कलर पीएसएल के अंदर वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त स्पेल करवाया, उससे पहले आपको ऑफ कलर वो नजर आ रहे थे, ठीक है शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है, समझ में आती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आगे उन्होंने एक और भी चीज़ देखनी है कि आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है, मैंने कप्तानी भी करनी है पाकिस्तान। अपने आप को वो जो फिटनेस जो मामला होता है, और खास करके बॉडी आप बात कर लें कि वर्कलोड मैनेज वो किस तरीके से करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। हम हमेशा ये बात करते हैं ना, शायद आप सारे एग्री भी करेंगे, प्लेयर लिटरली डरता है बात करते हुए कि मैं ये फॉर्मेट नहीं खेल सकता, मुझे मेरी बॉडी सस्टेन नहीं करती, मुझे वनडे T20 करें। क्यों? उसको पता है कि अगर मैंने ये बात की, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी जाऊंगा, पाकिस्तान टीम से भी वापस अच्छा, आप कह रहे हैं यंगस्टर्स को अपनी कंडीशन में कराएं, तो वो एक थे यंगस्टर आसिफ अफरीदी, उनको कराया तो था डेब्यू। आसिफ भाई से मेरी लास्ट बात हुई जिस दिन अनफॉर्चुनेट उनका नाम ड्रॉप हुआ, तो मैंने कहा सॉरी, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत में जवाब देने का, यार अल्लाह की जो मर्जी है, मैंने तो क्रिकेट पे फोकस करना है। सभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 सदा के अंदर एक T20 टूर्नामेंट होता है, या सानुल्लाह सारे वहाँ पर जाके बड़ा कंपेटिटिव होता है, साहबजादा फरहान भी शायद वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तो वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी। लेकिन मसला मैंने फिर जैसे इमाम की आपसे बात कर ली कि का जो परफॉर्म करता है, हमारा इशू ये है कि हम 2 सैंपल साइज देख के शोर देखते हैं एक लड़के का मचा, उनको हम बुला देते हैं, हम कहते हैं बस ठीक है इसी के साथ आगे कंटिन्यू करो। अब आपने इसकी आपने बात की थी अमाद भट्ट की, आपने बात की, मेरे साथ वो सीज़न में रहे हैं, रावलाकोट हॉक्स में भी रहे हैं, उसके अलावा मैंने इस्लामाबाद में कुछ देखा है उनको हमारे साथ काम करते हुए। ही इज़ अ वेरी सीजनड क्रिकेटर, लेकिन मैं उनको अब रेट करता हूँ ऐसा T20 4 डे। बेशक वो बहुत अच्छा खेलते हैं, सियालकोट को उन्होंने जितवाया भी था रीजन को, लेकिन उनकी फिटनेस के ऊपर अगर आप बात करें, उनकी फिटनेस आज भी है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। आप जब अमाद भट्ट था आपने उसको नहीं खिलाया, मुझे याद है एक T20 मैच के लिए आप इंग्लैंड लेके गए, जो जिसमें आई गेस शर्जील ने और उसने मारा था, खालिद लतीफ़ ने मारा था, उस मैच में वो नहीं खेले, उसके बाद यूएई की सीरीज थी आपने ड्रॉप कर दिया विदाउट एनी रीज़न। अब उसको आप वापस लेके आए हैं, जो अमाद भट्ट आपको चाहिए थे उस टाइम पे, वो अमाद भट्ट अब नहीं रहे हैं। ज्यादती आप लोगों ने की, हमने तो नहीं की ना क्रिकेट के अंदर। मसला फिर ये आ जाता है, मैंने कहा ना सैंपल साइजेस की बात करें, मुझे नहीं लगता कि 2 मैचेस के अंदर उनको एज सच मौका मिलना है। ये वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते थे, T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते थे, लेकिन उठा के आपने डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर डाला। नुमान की आप बात कर रहे हैं, एज फैक्टर भी है,
आई नो इफेक्टिव होंगे इस कंडीशंस के अंदर, लेकिन आपने अगर फ्यूचर की बात करें तो आपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट लड़कों को करना है। अच्छा, ये डिबेट जरूर है ना, आई थिंक आप इस पे बेहतर एनालाइज कर सकते हैं कि बैटर के लिए तो हम कहते हैं कि उसको टाइम चाहिए होता है मैच्योर होने। फॉर एग्जांपल समबडी लाइक शामिल जिन्होंने 800 से ज्यादा रन्स किए, 64 की उनकी एवरेज थी, बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास सीजन गया, तो मे भी हम चाहते हैं वो 1-2 और ऐसे सीजन खेलें और मैच्योर हो जाएं एज अ बैटर जब तक उनकी टीम में जगह नहीं बनती। बट समबडी लाइक मैं बार बार क्योंकि अली उस्मान का प्रॉस्पेक्ट क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं हर सीजन। इस सीजन टॉप विकेट टेकर, 48 विकेटें, 192 विकेटें, 53 फर्स्ट क्लास मैच, अगर थोड़ी बहुत बैटिंग भी आप उनकी देख लें 100 है, 550 भी कर चुके हैं। तो आपने अगर मुस्तकबिल की तरफ देखना है, या फिर हम ये फैसला कर लें कि हमने ये तहैया कर ले कि हमने 40 पे ही जाके किसी ना किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर को डेब्यू कराना। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, टाइम इज ऑफ द एसेंस, ऐसे नहीं कहा जाता। और आपने जितने यंगस्टर्स की भी बात की, इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा है, इवन पीएसएल में देखा कि जहां बाउंसर पे आपकी वीकनेस शो हुई है, आपके जितने यंगस्टर, जबकि मेरा ख्याल से समीर मिन्हास हो गए, मोहसिन रियाज को मैंने देखा, मां सदाकत इवन बहुत अच्छा खेले हैं टूर्नामेंट, लेकिन शॉर्ट बॉल पे आपको प्रॉब्लम आपके मेजॉरिटी बैटर्स को और यंगस्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा है, जरा पता चल गया। और बांग्लादेश में हमने जब डेब्यू कराए थे प्लेयर्स को, तब भी हमें ये अंदाजा हो गया था कि जेन्युइन पेस के ऊपर पीछे बॉल है वो उतना आसान नहीं। अच्छा, एक छोटा सा वक्फा जरूर लेना है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक छोटे से वक्फे के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात अब करेंगे वुमेन्स क्रिकेट पे। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की शानदार कामयाबी रही, पहला मैच था सीरीज का और 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली जिम्बाब्वे के खिलाफ, और पहले बैटिंग करते हुए 300 से ज़्यादा रन्स बना दिए। और ज़रूर आई वुड अप्रिशिएट द बैटर्स, लेकिन थोड़ी सी अनलकी रही। सदफ शम्स भी, इवन सिदरा अमीन, आई थिंक वो 100 होते हुए नजर आ रहा था, खासतौर पर सदफ तो 2 ही रन्स दूर थी। और फिर नजीहा जो है उनकी भी बड़ी शानदार कारकर्दगी रही। सना मीर क्या कहना चाहेंगी? बहुत से कुछ नाम ऐसे हैं जो अब डिस्कस हो रहे हैं कि वो शायद, जिस तरह अभी आप भी ब्रेक में बता रही थी कि शायद टेस्ट करना चाह रहे हैं कॉम्बिनेशंस को मजीद। बिल्कुल अच्छी चीज़ है। सदफ शम्स बैक टू बैक पिछली सीरीज साउथ अफ्रीका की भी सीरीज में उन्होंने अच्छे रन्स किए थे, तो अनफॉर्चुनेट है कि 2 रन से उनकी पहली सेंचुरी रह गई। और गुल फिरोज़ा ने भी कल 50 किया, सिदरा ने भी 50 किया। सबसे ज़्यादा खुशी, जैसे आपने बात की, नजिया अलवी के रन्स की हुई, क्योंकि बड़े अरसे से पाकिस्तान वुमेन्स टीम एक ऐसा विकेट कीपर ढूंढ रही है जो साथ बैटिंग भी अच्छी कर सके। तो जिस जगह पर या मुनीबा को या तो आप टॉप ऑर्डर पे खिलाते हैं, उसको भी काफ़ी अरसे से चांसेस मिल रहे हैं ऑन एंड ऑफ, बट वनडे में आपको ज़रा और स्पेशलिस्ट कीपर चाहिए। तो मुनीबा मोर ऑफ अ बैटर है जो साथ कीपिंग कर सकती है। सिदरा नवाज थी, वो लोअर ऑर्डर में खेलती थी, बट नजिया ने जो कल बारी की, ऑब्वियसली अभी जिम्बाब्वे आपको स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन के अगेंस्ट उनको टेस्ट करना है, पर जो शॉट्स उन्होंने कल खेली थी और जो स्ट्राइक रेट से वो खेल रही थी, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि आपको एक ऐसा कीपर चाहिए जो रन्स भी साथ तेज़ बना सके। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई। और ऑब्वियसली बतूल फातिमा खुद एक विकेट कीपर अभी सिलेक्शन कमेटी में है, तो आई थिंक वो ये इन सब चीज़ों को देख रही होगी, साथ बाकी लोग भी जो काम, असद शफीक और बाकी लोग काम कर रहे हैं, तो ये मुझे एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ नज़र आई। फिर मोमना रियासत, कल उनका डेब्यू मैच था। तो जिम्बाब्वे की टीम इतनी वनडे में तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, T20 में उनकी थोड़ी बेहतर टीम है। तो अच्छी चीज़ है कि उसमें आप अपने प्लेयर्स को ट्राई करें और उनको मौका गुल फिरोजा को बहुत कंसिस्टेंटली चांस दिया जा रहा है। बहुत रफ पैच उनका जरूर रहा है, बट कल 50 करने में कामयाब रही। तो कितनी ज़रूरी थी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी इनिंग्स? देखिए, उनके लिए ज़रूरी है, बट अभी भी उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी चाहिए कि जिसमें वो अपना, मेरे नज़दीक, वो अपने आप को सीमेंट कर सकें। क्योंकि जिस तरह की कंसिस्टेंसी सिदरा अमीन की है, जिस तरह की कंसिस्टेंसी फातिमा सना की है, या सदफ शम्स ने अपने फॉर्मेट में, उनको अब ज़्यादा वनडे फॉर्मेट में लाया जाता है, गुल फिरोजा को हम दोनों ही फॉर्मेट खिला रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो किस फॉर्मेट के लिए सूटेबल ज़्यादा है, ये आपको देखना पड़ेगा। और उनको थोड़ा सा और कंसिस्टेंट ज़रूर होना है। प्लेयर वो ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी में अभी वो चीज़ नज़र नहीं आई। आयशा ज़फ़र कल जल्दी आउट हो गई, वो भी जब खेलती हैं तो तगड़ा खेल सकती हैं। फिर आलिया भी कल जल्दी आउट हो गई। तो ये चीज़ें हैं। फास्ट बॉलिंग में तस्मिया रबाब, वो भी, उनको भी ट्राई किया गया। तो अच्छी चीज़ है। जिम्बाब्वे की एक ऐसी सीरीज थी जिसमें ऑब्वियसली आप काफी वर्ल्ड कप का साल है, आपने ट्रांजिशन भी करानी है प्लेयर्स को, ऑब्वियसली उस फॉर्मेट की भी हम बात जरूर करेंगे, बट किस तरह फिर उस तैयारी को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इसीलिए मैं नजिया की बैटिंग से बड़ी खुश हूँ, क्योंकि अगर आपने T20, आप ये इस तरह के मैच होते हैं जब आपको एक ऐसी टीम मिल जाती है जो वनडे फॉर्मेट उतना नहीं खेलती, तो इस तरह के मैच में आपने अपना स्ट्राइक रेट T20 की तैयारी से आप खेल सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने शुरू में नए बॉल को थोड़ा सा देखना है, उसके बाद इवन टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो या
लोअर मिडल ऑर्डर हो, इन सबको इसी पोजीशन दिमाग से खेलना चाहिए जैसे कल नीचे फातिमा सना और नजिया खेलें, बिकॉज आपने T20 वर्ल्ड कप पे जाना है, तो कुछ अपनी टीम को एक सॉलिड स्टार्ट पे पहुंचा के जहां आपको पता है अब हम कंफर्टेबल हैं, उसके बाद आप ऑल इन जाएं ताकि आपकी अगले टूर्नामेंट की भी तैयारी हो जाए। ऑब्वियसली 3 T20s भी हैं, बट गेम विद इन अ गेम आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अगर ऑपोजिशन आपके पास ज़्यादा तगड़ी ना हो। तो अब कोशिश तो करें पीसीबी के और मैचेस अरेंज किए जाएं। ये एक सीरीज़ मिल गई है, उसके पास वर्ल्ड कप के बाद पहले भी आई थिंक आयरलैंड और गालिबन वेस्ट इंडीज से एक सीरीज़ रखी गई है, तो अच्छी चीज़ है। जितनी क्रिकेट मिले जिस भी अपोजिशन के साथ एटलीस्ट मिले तो सही। हमने बहुत अरसे देखा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस जो वनडे है उसके अलावा आपको सीरीज़ मिल ही नहीं रही होती, तो ये अच्छी चीज़ है कि चाहे जिम्बाब्वे से पर है तो सही आपकी सीरीज़, तो उसी में गेम विद इन अ गेम आप बना सकते हैं। और कल फातिमा सना के एटीट्यूड से ऐसा लग रहा था, तो इवन दो पाकिस्तान बहुत कमांडिंग पोजीशन में था, 7-8 विकेटें गिरी हुई थी या 6 विकेटें गिरी हुई थी जिम्बाब्वे की, उस पर भी वो प्लेयर्स को बीच में उसको गुस्सा भी चढ़ा के ऐसे क्यों कर दिया, ये चौका क्यों छोड़ दिया, तो यू वांट दैट, आपने बिल्कुल रूथलेस अप्रोच रखनी है, वो 100 भी ना बना सकें इस तरह की बॉलिंग करनी है। तो आई थिंक वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये मुझे पॉजिटिव्स नज़र आए हैं। बिल्कुल, मैं आपके फाइनल कमेंट्स लूंगा। वर्ल्ड कप का साल है तो हमारी नज़रें तो वहीं होंगी, ऑल्दो ये सीरीज़ भी ज़रूरी है, बट फॉर्मेट, लेकिन जो ये एक एलिमेंट जिसकी बात कर रही है ना कि वो कप्तानी में बहुत वो एग्रेसिव एक अप्रोच नज़र आ रही है, एंड आई थिंक वो शायद इसलिए भी है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस विद द बॉल एंड बैट भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, खासकर इस सीरीज़ में कोई यंगस्टर को ट्राई किया गया और न्यू कमर्स को ट्राई किया गया, वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, खासकर वर्ल्ड कप के लिए आपको ऑप्शन मिलेगी कि क्या ये जो नई बैटर आई हैं और ख़ासकर विकेट कीपर बैटर आई, ये कितना एडजस्ट हो सकती है टीम में। कल की जो इनिंग आपने नजिया की देखी बड़ी अच्छी, और इस तरह ही आपको ऑप्शंस मिलते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान वुमेन को भी अब थोड़ा सा जो उनका स्टैंडर्ड है ना जी, वो इस तरफ जाना चाहिए कि कम से कम टॉप की 5-6 टीम में पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान की टीम नज़र आनी चाहिए। और ये वर्ल्ड कप बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जून में अब शुरू हो रहा है इंग्लैंड में। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें अच्छी परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान की होती है तो फिर आगे थोड़ा सा चांस बन जाता है कि चलो ओलंपिक के लिए भी हम कोई इस तरह का प्लान कर सकते हैं, या वहाँ पे भी हमारा कोई लक हमारी लग सकती है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ज़रूर है पाकिस्तान की क्रिकेट वुमेन क्रिकेट टीम में। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, खासकर मिडिल ऑर्डर इतना कंसिस्टेंट नहीं है। ऊपर से अगर रन्स भी हो जाते हैं तो वो अच्छी टीम के खिलाफ मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है, और वो मिडिल ऑर्डर को ज़रा रीग्रुप करने वाली बात है। फिर आके संभालती हैं फातिमा सना, संभालती हैं नीचे से आके, इस तरह की बात है। लेकिन हर एक को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और ये सीरीज़ ज़रूर बड़ी अच्छी है। एक तो यहाँ पे आपको रीग्रुपिंग हो जाती है, फिर आप तैयारी आपकी अच्छी हो जाती है, फिर आप जब इंग्लैंड जाओगे, और फिर जिस तरह मैम ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ या आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी आपकी सीरीज़ एक्सपेक्टेड है, तो उसमें कम से कम इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप जाके वर्ल्ड कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस को आप देख सकते हो, और अच्छी परफॉर्मेंस आपकी वहाँ पे आ सकती है। बिल्कुल ऐसी ही, और आई थिंक रोल्स भी आपने डिफाइन करने, ये भी बड़ा एक अहम मरहला है। बट बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब आपका। वैसे थैंक यू वेरी मच। सना मीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।